तो दोस्तों एक बार फिर से डियर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की मूवी आपको हैरान कर देने वाली है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें सैनफर्ड परिवार को देखते हैं और हमें एक ऐसी महिला के बारे में बताया जाता है जो सभी लोगों से नफरत करती है और बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड होती है। इस महिला का नाम अमेंडा होता है। अमेंडा पूरी इंसानियत से नफरत करती है। ये परिवार छुट्टियां मनाने के लिए एक बीच पर जाता है जहां वो एक बहुत ही खूबसूरत घर में स्टे करते हैं। इस वेकेशन का नाम होता है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड और यहाँ हर तरफ नीला रंग दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे वेकेशन की थीम ब्लू कलर की है। ये परिवार बीच पर जाता है और तभी अचानक एक बहुत बड़ी शिप इनकी ओर आने लगती है और अचानक बीच के किनारे तक आ जाती है। सभी लोग बीच को खाली कर देते हैं, एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाती और पुलिस वाला बताता है कि नेविगेशन सिस्टम खराब होने के कारण हर तरफ ऐसा ही हो रहा है। सभी लोग इस बीच को खाली कर देते हैं। इसके बाद ये परिवार वापस अपने घर में आ जाता है जहाँ वो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि टीवी और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर क्ले, जो कि अमेंडा का पति होता है, बताता है कि मीडिया वाले हमेशा सच्चाई को छुपाते हैं और कभी कभी हमें आईना भी दिखाते हैं। ये लाइंस इस फिल्म की कहानी को भी दर्शाती है। इसके बाद इनके दरवाजे पर नोक होती है। यहाँ पर इनकी मुलाकात स्टेट के ऑनर जॉर्ज और उसकी पत्नी रूथ स्कॉट से होती है, जो सभी लोगों से कहता है कि वो आज की रात इन्हीं के घर पर स्टे करने वाला है क्योंकि हर तरफ रोड्स बंद है और ब्लैक आउट भी है। अमेंडा इस बात को लेकर चिंतित हो जाती है और वो जॉर्ज से कहती है कि क्या वो वाकई इस जगह की ऑनर है, क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करती। अमेंडा ना ही इन्हें वेलकम करती है और ना ही जॉर्ज की बनाई हुई ड्रिंक को स्वीकार करती है। अमेंडा को लगता है कि शायद वो इस जगह के हेल्पर है क्योंकि इनके इस घर के ऑनर होने का यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है और ना ही कोई तस्वीर है। इसके बाद हमें बीच रास्ते पर लगाया गया बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर एक पुराने जज का नाम लिखा होता है जो कि ब्लैक लोगों के खिलाफ होता है और इन्हें हक देना नहीं चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज और उसकी पत्नी बेड पर लेटे होते हैं और एक दूसरे को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां रूथ जॉर्ज से कहती है कि अगर दुनिया तबाह भी हो गई तो हम फिर भी एक दूसरे पर यकीन करना नहीं छोड़ेंगे, खास करके व्हाइट लोगों को अपने साथ मिलाकर चलेंगे। ये रात और भी ज्यादा अजीब हो जाती है जब इन्हें टीवी पर इंटरनेशनल इमरजेंसी का ब्रॉडकास्ट सुनने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिकन के ईस्ट कास्ट में एक साइबर अटैक हुआ है जिसके कारण पूरी स्टेट की बिजली बंद हो चुकी है। दोस्तों इस मूवी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। पहला पार्ट घर के बारे में होता है, दूसरा पार्ट जॉर्ज की जॉब के बारे में होता है जिसे दी कर्व का नाम दिया गया होता है। यहाँ पर हमें जॉर्ज की नौकरी के बारे में बताया जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट में ग्राफ्स को स्टडी करता है। जॉर्ज बताता है कि अगर हम ग्राफ की सिचुएशन को समझ जाएं तो हमें कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अमीर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लिए। इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है जिसके बारे में वो नहीं जानते। इसके बाद अगले दिन जॉर्ज इस टाउन में काफी अजीब सी बातें नोटिस करता है। वो अपने साथ वाले घर को देखता है जो कि एक पुराने राइटर के नाम पर होता है। इस घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद जॉर्ज बीच पर जाता है तो इसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ था ठीक इसी समय और ठीक इसी जगह पर फिर से एक प्लेन क्रैश होने वाला होता है। जॉर्ज जान बचाने के लिए भागता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सब देखकर जॉर्ज को लगता है कि जैसे कोई जानबूझकर ये सारे इवेंट्स प्रोग्राम कर रहा है, जैसे जहाज का एक ही जगह पर बार बार क्रैश होना और एक बड़ी सी शिप का बीच पर आकर क्रैश होना। इसके बाद अमेंडा और इसका पति रोड के पास से गुजर रहे होते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक टेस्ला कार्स एक एक करके बार बार एक दूसरे के साथ क्रैश हो रही हैं, जिसके कारण रोड ब्लॉक हो गया है और ऐसा बार बार होता है। और ये देखकर लगता है कि शायद कोई इस सारी सिचुएशन को ऑपरेट कर रहा है। इस टाउन में हम और भी बहुत सारी अजीब सी घटनाएं देखते हैं जिसमें हमें दिखाई देता है कि फॉरेस्ट के करीब हजारों हिरनें एक साथ खड़ी दिखाई देती हैं और आसमान पर जरूरत से ज्यादा परिंदे रोज में उड़ते हुए नजर आते हैं और स्विमिंग पूल में फ्लेमिंगोस आकर तैरने लगते हैं। ये सभी इवेंट्स काफी ज्यादा अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। तभी इन्हें रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है कि दुनिया में एक ऐसा कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर हो गया है जिससे कुदरत के माइग्रेशन पैटर्न का निजाम बदल कर रह गया है। शायद इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हमें स्क्रीन पर मूवी के तीसरे पार्ट के बारे में बताया जाता है जिसका टाइटल होता है नॉइस। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक ऐसी खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिसके कारण इनके कानों में दर्द होने लगता है। इनके पास चीख चीख कर दर्द से चिल्लाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ये आवाज इतनी ऊंची होती है कि इससे कांच भी टूटने लगते हैं। इस आवाज से सिर्फ एक ही व्यक्ति सरवाइव कर जाता है और वो होता है कॉन्ट्रैक्टर डैनी। इसके बाद अमेंडा के बेटे आर्ची के दांत उखड़ने लगते हैं। जॉर्ज अमेंडा को बताता है कि डैनी के पास मेडिसिन हो सकती है क्योंकि वही एक सर्वाइवर है। डैनी सभी लोगों को बताता है कि ये एक ऐसा माइक्रोवेव अटैक है जो आज से कुछ सालों पहले अमेरिका में देखने को मिला था और ऐसा लगता है कि शायद दुश्मनों ने इसी माइक्रोवेव का इस्तेमाल अमेरिका पर किया है।
फिर हम आर्ची को देखते हैं जिसे एक इंसेक्ट बाइट कर लेता है। अब ये बात श्योर नहीं होती कि क्या आर्ची के दांत इस कीड़े के काटने से गिर रहे हैं या फिर इस आवाज की वजह से। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्ले दूसरे टाउन में जाकर जानकारी लेना चाहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी रास्ते में वो एक ड्रोन को देखता है जो हजारों पंफलेट्स को जमीन पर फेंक रहा होता है। क्ले इनमें से एक पंफलेट को पढ़ने लगता है जो कि अरेबिक में लिखा होता है, जिसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं होती है कि हमारी बात पर ध्यान दिया जाए, हमारे पास दुनिया के सबसे घातक बम्स हैं और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि हम इन बम्स को आपकी जमीन पर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए शांति से इस जगह को खाली कर दिया जाए और सरेंडर कर दिया जाए। डैनी बताता है कि इसके दोस्त ने सैन फ्रांसिस्को में भी सब कुछ यही देखा था और वहाँ पर जो पंफलेट फेंके गए थे वो कोरियन जबान में थे। सभी लोग इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं कि जिन पंफलेट को अमेरिकी लोग रीड नहीं कर सकते, इन्हें यहाँ पर फेंकने का क्या फायदा। ये बात मालूम करते ही जॉर्ज अपनी थ्योरी सभी लोगों को बताता है कि इसके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने इसे बताया था कि किसी भी गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए 3 स्टेप्स का सहारा लिया जाता है। पहला स्टेप होता है आइसोलेशन, जिसमें सभी राब्ते, सभी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को रोक दिया जाता है और ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। सबसे पहले सैटेलाइट बंद हुई, इसके बाद जीपीएस बंद होने के कारण सारी की सारी इलेक्ट्रिक टेस्ला एक दूसरे के साथ टकराकर बंद हो गई और सारे रोड्स भी ब्लॉक हो गए। स्टेप 2 है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, जिसके कारण लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, जो तीसरे स्टेप तक ले आती है, जिसमें लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ होकर ही खुद ही एक दूसरे को खत्म कर बैठते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आर्मी के भेजे बिना ही किसी मुल्क को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर सब लोगों को लगता है कि शायद बाकी कंट्रीज ने मिलकर यूएसए के खिलाफ ये प्लान रचाया है, जिसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क पर एटम बम गिराया गया होता है। अब ये बात क्लियर नहीं होती कि ये बम अमेरिका का होता है या फिर किसी और कंट्री का। इसके बाद हमें मूवी में मानव जाति का असली रूप दिखाया जाता है, जो बहुत ही भयानक होता है। सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पर क्ले एक घोड़े वाली गरीब महिला की मदद नहीं करता। आर्ची रूथ की तस्वीरें बना रहा होता है जब वो बिकनी में होती है। यहाँ पर हम अमेंडा को ये बात करते हुए सुनते हैं कि इसे इंसान होने से नफरत है, क्योंकि इसकी नजर में मानव होना बहुत ही बुरी चीज है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ रोजी ही इन सभी लोगों में से सबसे अच्छी और मासूम लड़की होती है, जो बिल्कुल भी बाकी लोगों जैसी नहीं होती, और इसे फ्रेंड्स सीरीज जैसी दुनिया पर विश्वास होता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही नाइस बिहेव करते हैं और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। रोजी को फ्रेंड्स सीरीज के कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। वो अपने भाई से इसके बारे में डिस्कस करती है, लेकिन इसका भाई कहता है कि तुम्हें इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमें मूवी में 2 अलग ओपिनियन देखने को मिलते हैं। एक वो जो फ्रेंड टीवी सीरीज जैसी दुनिया पर विश्वास करते हैं और दूसरा मानव जाति का असली चेहरा, जो कि बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजी थ्रॉन्स के घर में एंटर हो जाती है, जहां डैनी ने बताया था कि इसके परिवार ने एक सीक्रेट शेल्टर हाउस बनाया है। रोजी इसमें एंटर हो जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर में एक भी व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वहाँ पर हमें हर किस्म की फैसिलिटी देखने को मिलती है। फिर रोजी को एक ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम दिखाई देता है जिसमें इमरजेंसी अलर्ट लिखा होता है और वहाँ पर न्यूयॉर्क में होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि न्यूयॉर्क में कुछ ग्रुप्स ने हमला कर दिया है। इसके बाद रोजी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ फूड सप्लाई पड़ी होती है और खाने की हर चीज देखने को मिलती है। इन प्रोडक्ट्स के नाम भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं, जिसमें सारे रेसिज्म वाले प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका ने खास तौर पर लोगों से नफरत जताने के लिए बनाए थे, या फिर इनका नाम इनके कारण तब्दील कर दिया गया था कि जैसे वो किसी जाति को दर्शाते हैं, जैसे रेड इंडियंस और ब्लैक पीपल्स। ये फूड सेक्शन भी मानव जाति की बुरी सोच को दर्शा रहा था। यहाँ पर पानी की सप्लाई, किचन, डाइनिंग सब कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद रोजी को एक बहुत बड़ा डीवीडी सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ इसे फ्रेंड्स सीरीज की आखिरी एपिसोड देखने को मिलती है। रोजी इस एपिसोड को लगाकर जैसे ही प्ले करती है तो इसकी आंखों में नीली रोशनी दिखाई देती है और यहीं पर यह मूवी अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों, इस कॉमेडी और फैंटेसी मूवी से हमें क्या पता चलता है कि इंसानियत बहुत ही भयानक रूप धार चुकी है और इसे सुधारने के लिए शायद कुदरत एक चक्रव्यूह चलाती है, जिससे सभी लोगों को एक सबक मिल जाता है और कुछ ही लोग बाकी बच जाते हैं, जिन्हें शायद माफी मांगने पर इनकी जिंदगी वापस दे दी जाएगी। लेकिन बुरे लोगों की सोच कभी नहीं बदलती और बाकी बचे अच्छे लोगों के कारण, जिसमें रोजी भी एक है, ये दुनिया फिर भी चल रही है। दोस्तों, इस मूवी का एक ऐसी जगह पर एंड कर दिया जाता है जहाँ पर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब कुछ रियल था या ये सब कुछ रोजी के अपने मन में ही चल रहा था, या फिर ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था। मिलते हैं ऐसी ही कमाल की मूवी के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे।
और इसी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको इस मूवी का कौन सा सीन अच्छा लगा और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी, सीरीज या ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डियर एक्सप्लेनर।